हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि जब हम भवन बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, तो क्या उसमें हम पुराना सामान प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे पुरानी ईंटें, पुरानी लकड़ी, पुराने दरवाजे। क्या इस प्रकार की चीज़ें नए भवन में लगाना वास्तु की दृष्टि से सही है? बहुत काम का ये सब्जेक्ट है। ये मत सोचें कि हम भवन नहीं बना रहे हैं। जीवन है, जीवन में कभी ना कभी सबको कुछ ना कुछ कार्य करने ही पड़ते हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं, फिर हम आगे वास्तु पर चर्चा करते हैं। 4 जून सन 2021 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। इसी के साथ साथ एक बात और बता दें, जैसे कल भी एकादशी है और परसों रविवार के दिन, तो व्रत को लेकर के इस बार बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। तो ध्यान रखें, इस बार की जो एकादशी है अपरा एकादशी है और इसका जो व्रत है वो 6 जून को मान्य होगा। संडे के दिन 6 जून को आप इस एकादशी से संबंधित जो भी पूजा पाठ व्रत रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये ध्यान रहे आप। अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं कि हमने नया प्लॉट लिया, नई ज़मीन खरीदी और उस पर हम भवन बना रहे हैं, या पुराना ही भवन तोड़ करके हम नया बना रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, वास्तु शास्त्र के हिसाब से यूँ तो नई नई बातें प्रचलन में हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को सुनेंगे उतनी बातें नई नई आपके सामने आएंगी, लेकिन शुद्ध वास्तु के हिसाब से, प्राचीन वास्तु के हिसाब से हम नए भवन में पुराना सामान यूज़ ना करें। लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोई भी ऐसी चीज़ हम नए भवन में पुराने भवन के प्रयोग में ना लाएं, यह आप ध्यान रखना। नए भवन में हम नया ही सामान प्रयोग में लाएं तो उस भवन का जो मुखिया है, बड़ा है, और जिसके नाम वो भवन है, वास्तु की दृष्टि से दोनों के लिए शुभकारी और फलदायी रहता है। आया समझ में? एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब भी हम भवन बनाते हैं तो उसमें नाना भांति की वुड, नाना भांति की लकड़ी प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। जैसे अब नाना भांति की कैसे, हम भवन बना रहे हैं, उसमें हमें विंडोज़ बनाने हैं, गेट्स बनाने हैं, दरवाजे बनाने हैं, जो भी हम बना रहे हैं, डोर वगैरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी ही लकड़ी लेते हैं या अपनी पॉकेट के हिसाब से 1 या 2 या 3 तरह की लकड़ी हम प्रयोग करते हैं। कई बार जैसे भाई जो प्रचलन में है, जो अच्छी लकड़ियाँ मानी जाती हैं, हम सागवान लेते हैं, सागवान लेते हैं, शीशम लेते हैं, आम भी ले लेते हैं। तो ध्यान रखें, अब 3 तरह की लकड़ियाँ हो गई हैं भाई, सागवान हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया। तो हम 3 तरह की लकड़ियाँ प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन अब पता लगे इस रूम में बिल्कुल अलग, उस रूम में बिल्कुल अलग, उस रूम में बिल्कुल अलग, बाहर बिल्कुल अलग। अब लकड़ियाँ भी बहुत प्रकार की आती हैं आज मार्केट में, न जाने नाम भी कैसे कैसे होते हैं जो समझ में भी नहीं आते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप अपने सपनों का महल बनाएं, भाई अपना घर अपने सपनों से कम नहीं होता, अपने महल से कम नहीं होता। अपनी छोटी सी झोपड़ी भी ना राजा के महल से सुंदर होती है। क्यों? उसमें हमारी आज़ादी है, वो हमारा अपना है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप अपना घर बनाएं, छोटा बड़ा जैसा मर्जी बनाएं, हमेशा उसमें जो काष्ठ प्रयोग करें, लकड़ी का प्रयोग करें, वो 1 या 2 या 3 तरह की ही लकड़ियों का आप प्रयोग करें। दूसरी बात, वैसे तो खैर आप सभी ध्यान रखते हैं, प्लेटफॉर्म को ऊंचा बनाते हैं, कदापि हम सड़क से नीचा भवन ना बनाएं, ये भी ध्यान रखना आप।
अब एक प्रचलन और आ गया है कि जहाँ हम रहते हैं उसी भवन में लोग बेसमेंट बना लेते हैं, लेकिन बेसमेंट हमारे हिसाब से जिस भवन में आपको रहना है बच्चों के साथ, परिवार के साथ, उस भवन में बेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर है, बन गई है भूल से या बनी है या बनानी ही कंपलसरी है, तो फिर उसके अलग नियम होते हैं, अलग उसकी बातें होती हैं और उसके लिए अलग प्रकार से चीज़ें होती हैं। लेकिन अमूमन आप यही प्रयास करें, चाहे आपका प्लॉट कितना भी बड़ा छोटा क्यों ना हो, उसमें हम बेसमेंट ना बनाएं। हाँ, कोई आप उद्योग उस जगह बना रहे हैं, उद्योग स्थल में हम बेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन जिस स्थान पर हमें रहना है वहाँ बेसमेंट ना बनाएं। सड़क से ऊंचा चबूतरा रखें अपने भवन का, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस भवन में हम रह रहे हैं या बनाने वाले हैं, उसका जो पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग में भी जो ईशान कोण है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। साउथ की जो दिशा है वो भारी सामान के लिए बताई गई है। और जब हम भवन का दरवाज़ा बनाते हैं, मुख्य गेट बनाते हैं, उसका भी एक तरीका होता है, कितना हम उसमें छोड़ के चलें। अब किस कोण में आपका दरवाज़ा आ रहा है, सबके लिए एक सा कोण तो आ नहीं सकता, सभी के भवन एक दिशा में तो हो नहीं सकते। किसी का नॉर्थ में जाएगा, किसी का साउथ में जाएगा, किसी का ईस्ट में जाएगा, किसी का नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट से थोड़ा राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे हम आपको मिसाल के तौर बना रहे हैं, यदि वायव्य कोण में कोई छोटा सा दरवाज़ा बन जाता है, वायव्य कोण में बना छोटा सा दरवाज़ा भी शांति को भंग करता है। नैऋत्य कोण में कोई दरवाज़ा बन जाता है छोटा सा, कई बार कुछ लोग मेन एंट्री या मेन आना जाना किसी और गेट से रखते हैं, मुख्य से, नैऋत्य में छोटा सा गेट बना देते हैं। तो नैऋत्य कोण में अगर दरवाज़ा बनता है तो वहाँ चोरी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और यदि हम आग्नेय कोण में दरवाज़ा बना लेते हैं, अग्नि कोण में मुख्य दरवाज़ा, मेन गेट अग्नि कोण में बना लेते हैं, तो नाम ही जिसका अग्नि कोण है। अग्नि कोण किधर होता है? पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है वो अग्नि कोण कहलाता है, ईस्ट साउथ कॉर्नर। अब अग्नि कोण में यदि हमने बना लिया है तो यहाँ पर भी मानसिक तनाव या ग्रह क्लेश की स्थिति बनने की संभावना बन जाती है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने वास्तु पर बड़ा जोर दिया है, लेकिन उतनी वास्तु जितनी वास्तु परफेक्ट है। आज वास्तु में भी बहुत मिश्रण हो गया है, चाइनीज वास्तु आ गई है, फेंग शुई और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं कि घर में ये रखो, ये लटकाओ। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आप देखो, माइंड मत करना, आप सबका अपना अपना मानना है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र विचारधाराएं हैं, लेकिन एक और एक दो ही होते हैं, हम उसे चार नहीं कर सकते। दो और दो चार होते हैं, उसे हम छः नहीं कर सकते। तो जो सूत्र है, जो गणित है, वो वैसे ही रहना चाहिए। जो इंडियन वास्तु है आप उस पर फोकस किया करें। बाहर देशों का फिर खान पान भी अलग है, जलवायु का भी फर्क पड़ जाता है। तो आप अगर विदेशी वास्तु को अपने यहाँ अपनाएंगे ना, तो आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं मिलेगा। जो इंडियन वास्तु है, हमारा भारतीय वास्तु है, उसके हिसाब से आप भवन का निर्माण करें, उद्योग स्थल का निर्माण करें, आपको अलग ही फायदा मिलेगा। तो आज जो मैंने कुछ बातें बताई हैं उनका आप कृपया ध्यान रखें। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का, और इसके बाद में एक बहुत अच्छा संदेश आपको खुशखबरी वाला देने वाला हूँ। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ेंगे भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोलें। सबसे पहले खुशखबरी, कल 3 जून थी और बहुत विधि विधान के साथ जो भी आपके लिए पूजन होना था वो पूर्ण विधि विधान के साथ हो चुका है। भगवती सबके ऊपर कृपा करें और इस महामारी को, इस बीमारी को, जो भी ये है, नाम लेना भी उचित नहीं लगता, बस ये जल्द से जल्द पूरे विश्व के ऊपर से ये चली जाए, इसका संकट दूर हो। जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएं, जो हॉस्पिटलाइज हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर पुनः वापस आ जाएं। भगवान न करे कोई बीमार हो और किसी को किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की दिक्कत में आना पड़े। सभी के नाम से जितने भी हमारे साधक कार्यक्रम देखते हैं उन सबके मतलब एक तरह से सोचते हुए भी जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं संकल्पित रूप में, और जितने भी पूरे विश्व में भगवान आपकी कृपा हो और ये बीमारी दूर हो, ऐसा ही संकल्प हमारा पूर्ण हुआ है। और ये हुआ आपके सहयोग से, आपके प्रेम से। बहुत लोग हमें सवाल कर देते हैं कि शर्मा जी भाई हर चीज़ में खर्चा होता है, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ भी फ्री होती है, लेकिन आप कोई अपनी कुंडली बनवाता है संस्थान से, कोई हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये सहयोग हमें प्राप्त होता है समय समय पे, उसका एक अंश हम इस प्रकार के कार्यों के लिए भी सदैव बचा करके रखते हैं। ठीक है, तो भाई मेरा इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब आपका सहयोग है और ये आपके सहयोग से कार्य हुआ है। एक संकल्प है जो मन में कौंधता है कि वो मैं लूँ आप सबके साथ मिल करके, लेकिन अभी नहीं, उसका समय आएगा। वो संकल्प मैं लेना चाहता हूँ और उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान है जो भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान होगा। वो मैं चाहता हूँ उस अनुष्ठान का कुछ आपको मैं लाइव दिखाऊं, आप उसको देखें, समझें, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अभी ज़रा माहौल ठीक हो जाए। एक बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत ही हम सब के लिए आवश्यक है। उस संकल्प में मैं आप सबको भागीदार अवश्य बनाऊंगा। आशा करता हूँ भगवान की कृपा सभी के ऊपर बरसे और सभी अपने घरों में सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।